नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो बहुत सारे लर्नर्स की ये था कि मैम हिंदी में पूरा पीडीएफ एक बार बनाइए, तो इसमें आपको पूरा टोटल हिंदी में ही मिलेगा। जिस भी तरीके से है मैंने उसको पूरा हिंदी में टाइप करने की जो है कोशिश की है। तो ये आपका पूरा के पूरा शॉर्ट रहने वाली है वीडियो, बट इसमें आपको जो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसकी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टू द पॉइंट बिल्कुल उस तरीके से मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप सीटेट, यूपीटेट, बीएड जैसे किसी भी जो है कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इस कंटेंट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स मिलने वाले हैं, मैं आपको वो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको मिड डे मील से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा कि मिड डे मील क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ, समावेशी शिक्षा का वर्तमान में क्या अभिप्राय है, वर्तमान में किस प्रकार से वो रेलिवेंट है, वो होता क्या है। इसके साथ ही यूनेस्को, आईसीडीएस, जिस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न आते हैं बिल्कुल वैसे ही अभी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। यूनेस्को जो है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही आईसीडीएस जो आपका है इंटीग्रेटेड एजुकेशन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो आईसीडीएस जो आपका है किस प्रकार से ये माँ और बच्चे दोनों के लिए होता है, इसके बारे में। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, बायसनेस क्या होती है, किस प्रकार बालिकाओं के साथ उस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और आरपीडब्ल्यूडी क्या है, सलमान का एक्ट से क्या मतलब है, करिकुलम एडेप्टेशन जो आपकी पाठ्यचर्या एडेप्टेशन है किसके लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। इसके साथ ही जो श्रवण बाधित बालक है वो किस प्रकार से जो है उनके लिए जो है आप करिकुलम को किस प्रकार से एडेप्ट करेंगे। ये तमाम चीज़ों का आंसर आपको आज इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन को डीप में पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल यूनिट वाइज अच्छे से प्रिपेयर हो, तो इसके लिए आप हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन की मैराथन सीरीज़ देख सकते हैं। इसको आपको आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगी। इसके साथ ही कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इस लिंक को लेकर के अपनी एजुकेशन को और भी ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में है वो है लिंग विभेदीकरण, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के उपाय। तो देखिए, इसमें आप कई सारे पॉइंट्स खुद से भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं आप इनको भी अपने आंसर राइटिंग में राइट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, मतलब जितने भी गर्ल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। गरीब परिवार की बालिकाओं को सहानुभूति प्रदान करनी चाहिए, उनके साथ सिंपैथेटिक बिहेवियर करना चाहिए। परिवार में भी बालक और बालिकाओं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के बीच में भेदभाव नहीं करना है। इसके साथ ही जो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है कि जो स्कूल है, स्कूल में जो है वॉशरूम नहीं होते हैं लड़के और लड़कियों के अलग अलग, तो ये जो शौचालय वाली समस्या है इसको भी ध्यान में रखना है कि विद्यालय में जो है बालिकाओं के लिए क्या हो, शौचालय, और साथ ही साथ कुछ हाइजीनिक जो है चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, नैपकिन्स की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में बालिकाओं के साथ जाति धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। विद्यालय में बालिकाओं को हर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर ही जितने तथ्य हैं उस सभी में बालिका आपको दिख रहा है, तो ये तो लड़कियों के लिए है। इसके साथ ही आप यहाँ पर ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि कक्षा में शिक्षक को जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग, तटस्थ जो है भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो किसी एक जाति या एक जो है लिंग की तरफ झुका न हो। क्लियर। इसके साथ ही और भी पॉइंट्स को आप अपने से ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी मैराथन सीरीज़ में आपको पूरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बताया भी है, कॉजेज़ क्या है, रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो वही जो रिमूवल वाला है वही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है आपका समावेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों के नाम। तो जो इंक्लूजन है उसको जो है आगे बढ़ाने में कौन कौन सी जो है वो पॉलिसीज़ काम कर रही हैं। सबसे पहली है आपकी राष्ट्रीय बाल नीति।
क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स थे जिनका ये प्रॉब्लम था कि मैम वीडियो जो है थोड़ी इंग्लिश में है, तो आप पीपीटी जो बनाइए वो हिंदी में। इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, फिर भी मैंने एक इसलिए शॉर्ट में आप लोगों को दिखा दिया कि लैंग्वेज लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो चाहे हिंदी में। मेन ये है कि आप कॉन्सेप्ट किस चीज़ से समझ रहे हैं। तो देखिए, पहली नीति है राष्ट्रीय बाल नीति है आपकी। राष्ट्रीय बाल नीति पहला, यह एक केंद्र सरकार की नीति है जो कि 1974 22 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी। इसके प्रस्तावना में क्या कहा गया कि राष्ट्र के बच्चे एक सर्वोच्च क्या है, संपत्ति हैं, एसेट हैं, उनकी देखभाल और चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी जो हमारी है, ये सरकार द्वारा कहा जा रहा है इसलिए हमारी लिखा है। मानव संसाधन के विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रम को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। अब देखिए, नीति के तहत क्या क्या चीज़ें कही गई कि सबसे पहली जो चीज़ थी कि सभी बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, कोई भी बच्चा जो है कुपोषण का शिकार ना हो, ठीक, उसको सही सही समय पे हर एक जो भी उसको आयरन, कैल्शियम, ये सारे जो उसके विटामिन्स और मिनरल्स हैं बच्चे को फ्री में प्रोवाइड किया जाए, उनके पोषण का ध्यान रखा जाए। और इसके साथ ही गर्भवती महिला, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे के अंदर विकार माँ के पेट में भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, तो जो माँ हैं उनका भी ख्याल रखने के लिए पूरी जो है यहाँ पे नीति बनाई गई है। इसके साथ ही 7 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, जिसको हम पढ़ते हैं RTE 2009 के तहत। इसके साथ ही अवसर की समानता, अवसर दैट मीन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को जो है समान रूप से जो है क्या मिले, अवसर मिले। इसके साथ ही भारतीय पुनर्वास परिषद जो 1992 में है, RCI 1992 रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, क्लियर, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 का, इसकी भी स्थापना की गई। इसे जो है RCI, देखिए शॉर्ट काफ़ी बार RCI से पूछा है, तो RCI परिषद क्या है कि जैसे इंग्लिश में हम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था 1992 में। संसद द्वारा इसे एक्ट के रूप में पारित करके 93 में जाकर इसको एक संवैधानिक दर्जा मिला था, क्लियर। इस एक्ट के तहत विकलांग लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं की निगरानी करते हैं कि उनको दी जा रही है जो सुविधा वो उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, सही तरीके से हो रही है या नहीं। और इसके साथ ही बच्चों के लिए उचित शिक्षकों को विशिष्ट बालकों को पढ़ाने हेतु जो है प्रशिक्षण, जैसा कि हम कहते हैं स्पेशल बीएड जो आपका होता है उसकी बात। इसके साथ ही बच्चों में जो है व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। इसके साथ ही जो राय मूर्ति कमेटी है उसकी सिफारिश जो है, ठीक है, यहाँ ये गलत लिख दिया है, ये राम मूर्ति होगा। राम मूर्ति जो कमेटी है इनके सिफारिश द्वारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो हमारा NEP है उसके कार्यों तथा नियमों पर टिप्पणी करने के लिए इस कमेटी का क्या किया गया है, गठन किया गया है। चूँकि आपसे पेपर में RCI पूछा है शॉर्ट में, तो RCI के अंदर आप इतनी सारी चीज़ें लिखेंगे। इसके साथ ही जो अब ये आपका राम मूर्ति कमेटी है, इसमें क्या है कि सभी विकलांग की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे अवेयर किया जाए। जिस परिवार में कोई भी बच्चा दिव्यांग है उस परिवार को तन मन धन से सहायता करनी है और इसके साथ ही उन्हें प्रशिक्षण देना है और समय समय पर निगरानी मूल्यांकन करना है। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था जो है वो लचीली होनी चाहिए, कि रिजिड जैसे एजुकेशन सिस्टम है वो उनके लिए लागू नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही विकलांग बच्चों को आर्थिक रूप से जो है वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, आप देख रहे हैं जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, जो स्किल्स की जो हम बात करते हैं उसके ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। जैसे दृष्टि बाधितों के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय संस्थान जो है देहरादून ने भारतीय ब्रेल का विकास किया है, इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए देहरादून में जो है भारतीय ब्रेल का जो है विकास किया गया। तो जो भी बच्चे जो है विजुअली इम्पेयर्ड हैं वहाँ जा कर के वो आसानी से जो है स्किल्स को सीख सकते हैं, क्लियर। इसके साथ ही विकलांग बालकों की विशिष्ट शिक्षा हेतु अध्यापक के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्धारण भी किया जाना चाहिए कि जो टीचर है वो टीचर को भी क्या होना है, अब प्रशिक्षित होना है, तभी वो ऐसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ठीक। अब देखिए, अब हम उद्देश्यों की बात करते हैं। तो उद्देश्य क्या है कि विकलांगों के पुनर्वास के लिए चल रहे
अब ये आप वही जो आपका RCI है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसी की बात चल रही है कि जब आप पुनर्वास की बात करते हैं तो उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए। कि पहला कि उस पुनर्वास में सिर्फ स्किल्स कोई नहीं, बल्कि बच्चा रह रहा है जो दिव्यांग बच्चा है तो उसको कुछ ना कुछ शोध कराया जाए और उससे जो संबंधित विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको मान्यता दिलाना। क्लियर। उसके साथ ही जो करिकुलम हो इन बच्चों का, वो अपना एक मानक उसका तैयार करें जो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग हो। और इस प्रकार के कार्यक्रम को सरकार को भी क्या करना चाहिए, बढ़ चढ़कर भाग लेकर के उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसके साथ ही सरकार अगर ऐसा कर रही है, इसके साथ ही कोई गैर सरकारी संगठन जिसको NGO कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अगर कार्य कर रही है तो उसको भी क्या करना है, मदद करनी है। क्लियर। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। वही सारी चीज़ें कि व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देना है कि अगर कोई जो है इनिशिएट कर रहा है उस फील्ड में तो सरकार को उसको फंडिंग देनी चाहिए, इस प्रकार से। इसके साथ ही 1986 की जो आपकी NEP थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उस समय जो है तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, जो उन्होंने उस समय संसद में पारित किया था दिव्यांग बालकों के लिए। देखिए उसके क्या क्या उद्देश्य थे। तो विशिष्ट बालक और सामान्य बालक की शिक्षा एक साथ, जो आज हम पढ़ रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इसकी नींव जो है स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने समय में दी थी, जब 1986 का जो हमारी शिक्षा नीति थी जब वो आई थी। इसके साथ ही विशिष्ट शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात की थी। इसके साथ ही जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए रेसिडेंशियल की जो है बात कही गई थी, स्थानीय आवासीय सुविधाओं की बात की गई थी। इसके साथ ही निःशुल्क व्यक्ति अधिनियम को संसद द्वारा 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया और 96 में इसको लागू भी किया गया। क्लियर। अब देखिए उद्देश्य विकलांगों के समान अवसर प्रदान करना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना, विशेष सुविधा प्रदान करना, उनकी समाज में पूर्ण भागीदारी को जो है सुनिश्चित करना और सर्व शिक्षा अभियान। इसके साथ ही ICDS जो आपका है इंटीग्रेटेड, यहाँ पे ये गलत जो है ये टाइप हो गया है, ये आपका क्या होगा, इंटीग्रेटेड। एक मिनट, ठीक है, ये आपका होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम ICDS कहते हैं। तो ये जो है 0 से 6 साल के बच्चे के लिए चलाया गया था। इसमें जो है जो असमर्थ व्यक्ति के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री को 2006 में इसको लागू किया गया। ठीक, आप देख रहे हैं कि ये कितना पहले आया और कब जाके लागू हुआ। इसमें जो है वो लोग जो कि शिक्षा पाने में असमर्थ हैं उनके लिए यहाँ पर बात की गई है। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक अक्षमता से आप क्या समझते हैं या अधिगम अक्षमता। तो देखिए शैक्षिक अक्षमता जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं या एजुकेशनल डिसेबिलिटी, तो इसको मैंने मैराथन क्लास में भी आपको बहुत ही अच्छे से पूरे डीप में बताया है विथ एग्जांपल कि जैसे जो इंग्लिश वाले टर्म है डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्नोमिया, क्या क्या होता है उसके साथ। ठीक, तो ये जान लीजिए कि अब आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में कौन से बच्चे आएंगे, वैसे बच्चे जिनकी लर्निंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है क्योंकि उनके कुछ ना कुछ उनके प्रॉब्लम माइंड में होने की वजह से ऐसा होता है कि उनकी लर्निंग जो है सही तरीके से नहीं हो पाती है। अब एक दो परिभाषाएं, जो परिभाषा आपको ईजी लगे वो आप इसमें राइट कर सकते हैं। इसके साथ ही नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा जो है ऐसे बच्चे धीरे से सीखते हैं। क्लियर। आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं डिसलेक्सिया जिसको धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता होती है, डिसकैलकुलिया जो गणन संबंधी जो समस्याएं जिसके साथ होती हैं, डिसग्राफिया जिसको लिखने में समस्या होती है, इसके फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब आप इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। मैराथन वाली क्लास उसको आप देख लीजिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन का है, तो वहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट शिक्षक की क्या भूमिका। तो देखिए शिक्षक है तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है कि आपको टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है ना, तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि टीचर को ट्रेंड करना है तो उसके लिए जैसे स्पेशल बीएड हो गया, जब तक टीचर जो है एम्पैथेटिक नहीं होगा, जब तक उसके अंदर तदानुभूति की भावना नहीं आएगी तब तक वो बच्चे को समझेगा नहीं। तो सबसे पहले दूसरे का बिहेवियर, दूसरे का एटीट्यूड चेंज करने से पहले शिक्षक को खुद का बिहेवियर, खुद का एटीट्यूड चेंज करना होगा। इसके साथ ही उसको जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज
लैंग्वेज का यूज़ करना होगा, उसको कम्युनिटी रिसोर्स का यूज़ करना होगा, उसको बच्चों के लिए एक आइडियल शिक्षक के रूप में आना होगा। इसमें वही तमाम बातें लिखी हुई हैं कि जैसे कि शिक्षक ही किसी माता पिता को उनके बच्चे की समस्या के बारे में बताता है। तो जैसे समावेशी शिक्षा है तो बच्चे के ऊपर ध्यान देने का काम, बच्चे का मूल्यांकन करने का काम, और मूल्यांकन के बाद का जो परिणाम है और बच्चे के साथ जो संबंध होता है, एक शिक्षक का जो इंटरेक्शन होता है, जो बच्चा सबसे ज़्यादा जिसके साथ घुल मिल जाता है तो वो शिक्षक ही होता है। तो इसको तो आप अपने से भी अपने शब्दों में भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये आपको आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप राजर्षि क्लासेस हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इसके साथ ही देखिए, समावेशी कक्षा के 2 पाठ्यक्रम अनुकूलन लिखें कि इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए। तो देखिए, जैसे कि आपको 2 करिकुलम एडेप्टेशन लिखना है, तो मान लीजिए एक आप ले लीजिए विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, ठीक। तो जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो विजुअल इम्पेयर्ड को आप क्या दिखाएंगे कि अगर आप उनको, जैसे कोई हो सकता है पार्शियल, जिसको आंशिक दिखाई दे, कोई पूर्णतः अंधा है। अगर कोई आंशिक है तो उसको अगर आप बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाएंगे तो उसको दिखेंगी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़े आकार के 3D मॉडल को दिखाएंगे, ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे और गणना यंत्र जो हमारा एबेकस टाइप की चीज़ें होती हैं उसको टच करके बच्चा जो है सीखेगा। सहगामी पाठ्यक्रम में संप्रेषण के माध्यम से सीखेगा। इसके साथ ही जो क्रियाएं होती हैं पाठ्य सहगामी, उसके माध्यम से सीखेगा। इसके साथ ही भाषण प्रशिक्षण, बच्चे को बोलना सिखाएंगे। श्रवण परीक्षण, सुनना, संपूर्ण संचार, प्रॉपर कम्युनिकेशन, भाषा शिक्षण, बातचीत और अधिक बातचीत, ठीक। श्रवण अक्षम की 2 विशेषताएं बताने, मतलब श्रवण मतलब होता है सुनना, तो वो बच्चा जो कि सुनने में असक्षम है उसकी विशेषताएं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो बच्चा सुन नहीं सकता वो होते हैं जो 90 डेसिबल से कम के साउंड्स को भी नहीं सुन पाते हैं, ठीक। ऊपर के तो मान लीजिए छोड़ दीजिए। तो ये क्या है कि ऐसे लोग होंगे जिनको सुनने में, बातों को समझने में कठिनाई होगी, और ये लोग क्या हैं कि या तो कम सुन पाएंगे, या तो पूर्णतः सुन पाते हैं, या तो फिर आंशिक रूप से, या बिल्कुल ही नहीं, ठीक। PWD और RPD का पूर्ण विस्तार लिखें। दैट मीन्स कि आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो PWD क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जबकि RPWD क्या है, इसी का रिवाइज्ड फॉर्म है। PWD आपका कब आया था, 1995 में, ठीक। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसे 1995 में आया था और 96 में लागू हुआ था, जबकि RPWD 2016 में आपका आया है, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे जो है 7 डिसेबिलिटीज़ थी, किसमें 7 डिसेबिलिटीज़ थी आपकी, PWD में 7, जबकि RPWD में वो 21 हो गई हैं, क्लियर। तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यहाँ पे 18 वर्ष तक, जैसे मैंने आपको बताया कि जो राइट टू एजुकेशन है नॉर्मल बच्चों का कितना है आपका, तो नॉर्मल बच्चों का 7 से 14 वर्ष है, कितना है, 7 से 14 वर्ष। बट जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका 7 से जो है 18 साल तक है, कितना है, 18 ईयर्स तक है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे, ठीक। इसके साथ ही RPWD के कुछ उद्देश्य यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 6 से 18, देखिए जैसा मैंने आपको बताया 6 से 18 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसमें आरक्षण का कोटा जो है 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। इसके साथ ही एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो 21 करी गई हैं, जबकि जो 1995 वाला हमारा था उसमें कितनी डिसेबिलिटीज़ थे, सिर्फ और सिर्फ 7 थी, क्लियर। अब है बहिष्करण क्या है या अपवर्जन क्या है। तो बहिष्करण जिसको इंग्लिश में एक्सक्लूजन कहते हैं, ठीक है, या अपवर्जन, वही बात है। यहाँ पे क्या है कि अपवर्जन क्या होता है, समावेशन का ठीक जो उल्टा होता है। यहाँ पे बच्चों की विशेषताओं को अनदेखा कर दिया जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस प्रकार से जो है अपवर्तन होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। दूर करने के लिए वही इंक्लूसिव एजुकेशन आपको लागू करना है, आपको बच्चे को मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, बच्चे के नीड्स का ध्यान रखना है, बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है, सभी बच्चों को एक समान ट्रीट करना है, सरकार की नीतियों का मदद लेना है। इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें आपकी हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सलमान का डिक्लेरेशन क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हाईलाइट करके, ये आपका क्वेश्चन है।
सलमान का डिक्लेरेशन क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, सलमान का डिक्लेरेशन याद रखिए 1994 में आया था। ये यूनेस्को द्वारा प्रदत्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में एक रिपोर्ट है। तो सलमान का एक्ट या रिपोर्ट 1994 की है। ये यूनेस्को द्वारा, जो आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, इसके द्वारा प्रदत्त विशेष आवश्यकता, जो आपके अलग अलग आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, जिसको एक्सेप्शनल चाइल्ड कहते हैं, उनके संदर्भ में क्या है, ये एक रिपोर्ट है आपकी। ठीक, अब ये रिपोर्ट जो है क्या कहती है, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को पूरा करने के लिए 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देखिए कितने सारे हैं, 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 92 सरकारी और 300 से अधिक विभिन्न संगठनों ने मिलकर 1994 में सलमान का की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। तो सलमान का जो है ये एक प्रकार से एक डिक्लेरेशन है, एक एक्ट है, एक रिपोर्ट है, जिसको काफ़ी सारे लोगों ने मिल करके प्रस्तुत किया है 1994 में। अब इसका महत्व देखिए, महत्व इसका क्यों ज़रूरी है। तो ये स्कूल जो रिपोर्ट है, इसमें विशेष जो आवश्यकता वाले हमारे बच्चे हैं, उनकी आत्मसम्मान, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संघर्षमय जीवन के लिए जो स्कूल से ही उनके ऊपर क्या है कि एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि स्कूल से उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। इसके साथ ही डिसेबल्ड बच्चों के लिए जो सोच, लोगों का एक पर्सपेक्टिव बना होता है, एटीट्यूड, उसको चेंज करने का काम। तो ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लानिंग व मार्गदर्शन करती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे बच्चों पर पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रारूप को जो है प्रस्तुत करने के लिए एक तरीके से मार्गदर्शिका है, अर्थात कि जब हम भी अपने देश में डिसेबल बच्चों के लिए कोई काम करती है, सरकार कुछ आगे देखती है, तो ये उसके लिए एक मार्गदर्शिका का काम करती है कि सरकार इन चीज़ों को देख करके भी कर सकती है। अब एक और आपका शॉर्ट में आता है एमडीएम और यूनेस्को का पूर्ण विस्तार। तो एमडीएम स्टैंड फॉर मिड डे मील और यूनेस्को आपको भी मैं बताती हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो मिड डे मील जो है आपका, ये जो है पीएम पोषण योजना के तहत, अभी प्रेजेंट में ये पीएम पोषण योजना के अंतर्गत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, केंद्र सरकार की। 1995 को तमिलनाडु से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1995 तमिलनाडु से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत क्लास 1 to 8, ठीक है, कौन सी क्लास है, क्लास 1 to 8, और कब से स्टार्ट हो गया था, 15 अगस्त 1995। 1 to 8 के छात्रों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है, और लास्ट में 2007 में इसको जो है SSA के साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। क्लियर, सर्व शिक्षा अभियान के साथ इसको जोड़ दिया गया। अब आते हैं यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी जो है यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है यूनेस्को। इसे 1945 में जिसकी स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। क्लियर, समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय। वर्तमान समस्या में समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है, कि आज के टाइम में हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता जो है वो क्यों है। तो देखिए, आज चूँकि हर प्रकार के बच्चे हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक डेफिनेशन देनी है इंक्लूसिव एजुकेशन की, उसके प्रिंसिपल्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को बस यहाँ पे आपको राइट करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए किस प्रकार वो बच्चे को सीखने के तमाम अवसर देता है, टुगेदरनेस, इक्विटी की बात करता है, समानता की बात करता है, इसके साथ ही उसमें पार्टिसिपेशन है, अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीज़ों को, उसकी ज़रूरत क्यों है, ये सारी चीज़ों को आपको इस आंसर में लिखना है। तो यहाँ पे ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम एक और शॉर्ट वीडियो जो कि नोट्स से मैं आपको बताऊँगी पूरा पॉइंट टू पॉइंट कैसे आपको लिखना है, तो वो वीडियो जो है मैं अभी तो नहीं, बाद में अपलोड कर दूँगी। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। पहली बार हमारे राजर्षि क्लासेस पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। इसके साथ ही अगर ये आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाइए, उसके साथ ही आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।